नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल में कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। सवाल ये कि राजनीति में कहां से राक्षस आ गया। सवाल ये कि क्या कांग्रेस को वोटर में राक्षस दिखता है। सवाल ये कि क्या चुनाव में मिली हार तो जनता को देंगे श्राप। इन सारे सवालों की जड़ में है कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला का एक बयान। कैथल में जन आक्रोश रैली में सुरजेवाला ने कह दिया कि बीजेपी का जो समर्थन करता है, जो वोट देता है बीजेपी को, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं उन्हें महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि सुरजेवाला ने किस किस को राक्षस बताया। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को राक्षस बताया, बीजेपी के समर्थकों को राक्षस बताया, बीजेपी के वोटर्स को भी राक्षस बता डाला। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान दिए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। खड़गे पहले रावण से भी पीएम मोदी की तुलना कर चुके हैं। विवादित बयान सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ओर से नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से भी आए हैं। पिछले साल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों को घर में बंदूक रखने की नसीहत दी थी। 2018 में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल को निपा वायरस बताया था। हम आपको दूसरी ओर ये भी दिखा रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 3 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिली और दोनों पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा। साथ ही हम आपको मध्य प्रदेश के भी सीट और वोट शेयर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए यहां का मुद्दा वहां पर धधक रहा है। सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरजेवाला के बयान पर माफी मांगे खड़गे। अनुराग ठाकुर ने कहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, कांग्रेस को 2024 की हार नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हार का ठीकरा जनता पर फोड़ रही है कांग्रेस। भारत की जनता को राक्षस कह रही है कांग्रेस पार्टी। कभी मोदी जी को बिच्छू कहते हैं, कभी नीच कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं। ये कांग्रेस की हार हताशा और निराशा दिखाती है कि कैसे वो इस समस्या को देख रहे हैं आने वाले समय की। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, खड़गे जी माफी मांगो, नहीं तो देश आपको करारा जवाब देगा। नेहरू गांधी परिवार तो माफी मांगता नहीं, अहंकार है, घमंड है, और एक घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदुस्तान की जनता को राक्षस कह रहे हैं। सुन लो देश वालों, भारतवासियों, ये जो आपको कह रहे हैं राक्षस, इसीलिए हम कहते थे कि ये घमंडिया गठबंधन है और ये घमंडिया गठबंधन को हराना जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अस्त्र शस्त्र सब उठा लिए हैं ये वोटर को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर। कद्दावर नेता है रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक में उन्हें जीत का श्रेय मिला था क्योंकि वो कर्नाटक में प्रभारी थे। सीनियर ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश में बनाए गए। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्या बीजेपी को वोट देने वाला भारतीय नागरिक राक्षस है? हरियाणा के कैथल में कांग्रेस पार्टी के जन आक्रोश रैली की एक जनसभा में ऐसा बेतुका बयान देकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला फंस गए और बीजेपी के तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनकी तरफ वोटर के अपमान वाली तोपें तान दी। हरियाणा में महाभारत की धरती से श्राप देने वाले सांसद जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लपेटते लपेटते वोटर को भी लपेट दिया। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। बात जब सोशल मीडिया पर फैली तो उन राज्यों के बीजेपी नेता और उबले जहां चुनाव सिर पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और उस भगवान को ये राक्षस कह रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सब सर्वमान्य होती है। 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाले नेता केवल और केवल जनता को गाली देंगे तभी उनकी राजनीति चमकेगी, ये उनकी मानसिकता है। वो श्राप दे रहे हैं या मतलब वो भगवान हो गए, अपने आप को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखिए
लोकतंत्र में और चुनाव में जनता ही श्राप देती है। इस बयान के बाद जनता कांग्रेस को क्या श्राप देगी, ये भी इतिहास रचेगा। संसद के मॉनसून सत्र की गहमागहमी खत्म होने के बाद का पहला सोमवार आया है। सो रणदीप सुरजेवाला के बयान के बहाने आज सियासी तनातनी चल रही है। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? चाहे सुरजेवाला जी का स्टेटमेंट के ऊपर खट्टर जी का बयान हो, तो जो भी कहें, लेकिन उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से देश में बंटवारा करने का है, देश को जात और धर्म के आधार पर बांटने का है। ऐसा है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। जो उन्होंने वादा इस देश के लोगों से किया वो पूरा नहीं किया और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सुरजेवाला सहित, वो लोग 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जीत का श्रेय प्रभारी के रूप में मिला था। वो मध्य प्रदेश में भी पार्टी की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सो इसी बहाने कांग्रेस पार्टी की सोच पर बीजेपी चारों तरफ से हमले कर रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी इस बयान पर टूट पड़े। Obviously, I mean, isn't it this thing that the economy is being plundered? There is a large-scale corruption in the Modi government that has been flagged by the CAG reports. People have been pushed back into poverty. What is happening in Manipur? What's happening in Northeast? Obviously, this is not Ram Rajya. This is Ravan Rajya. रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयानों को मुद्दा बनाती आई है, लेकिन इस बार लपकना और आसान है क्योंकि हमला बीजेपी वोटर तक आ गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अरे राक्षसों! भारतीय राजनीति को अब शब्दों और गालियों से कोई परहेज नहीं है और 24 की जंग में अब बीजेपी इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया के घमंडिया होने का प्रमाण बता रही है। आज तक है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो 2024 में चुनाव है, नेतागण तो तैयार ही रही है एक दूसरे से गाली खाने के लिए, लेकिन अब वोटर भी तैयार हो जाए क्योंकि अब गालियां उसकी तरफ भी आ रही हैं। अगर आपने मनचाही पार्टी को वोट नहीं दिया तो आप भी राक्षस कहलाएंगे। बहरहाल गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिग्विजय चौटाला महासचिव जेजेपी के जो कि साथी है हरियाणा सरकार में जिसके दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अनेकों ऐसे बयान हैं, जैसे ही मैं आलोक जी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों कहा रणदीप सुरजेवाला जी ने, तो वो एक के बाद पूरा बांध खोल देंगे कि किस तरह से आपके नेता भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
आज की राजनीति और राजनेताओं से मर्यादा की चर्चा करना, नैतिकता पर प्रश्न पूछना क्या वाजिब भी है? गौरव जी। अंजना जी, मैं तो सर्वप्रथम ये कहूंगा कि ये घमंडिया का घमंड बोल रहा है और आज की चर्चा इस बात पे केंद्रित नहीं है केवल कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहें। रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रधानमंत्री जी को असुर बुलाया है अपने ट्वीट में। आज एक बड़ा मुद्दा और उठाने की आवश्यकता है। जनता जनार्दन होती है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, और अगर आप जनता केवल भाजपा को सपोर्ट कर रही है, वोट कर रही है, उसको राक्षस या राक्षसी प्रवृत्ति का बुलाएंगे तो यह दिखाता है किस तरह से आपका स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, यह स्लिप ऑफ माइंड हो गया है। और अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, गाली वाली मैडम भी चर्चित रही। अब यह कहना गलत नहीं होगा गाली वाली कांग्रेस, और गाली वाली कांग्रेस ऐसे कि जनता अगर इनको वोट दे तो वो अच्छी है, जैसे कर्नाटका और हिमाचल में, और ईवीएम भी ठीक है। लेकिन अगर जनता सोचती है कि हमारी विचारधारा अलग है और कांग्रेस पार्टी से मेल नहीं खाती है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है और ईवीएम खराब हो जाती है। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा दुखद, अंजना जी आपको पता है क्या है? सबसे ज्यादा दुखद यह है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अभी निर्देश ले रहे हैं कि इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है। रणदीप सुरजेवाला जी को हमने मांग करी है, तुरंत निलंबित करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन में कितना जहर है, कितनी नफरत है, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान आते हैं। मैं एक बात और बता दूं, देखिए अभी संसद का सत्र खत्म हुआ और उसमें हमने देखा, बस 15 सेकंड और लूंगा, उसमें हमने देखा किस तरह से भारत माता की हत्या होगी, ये राहुल गांधी ने कहा था। क्या रणदीप सुरजेवाला जी ये वक्तव्य अपने आप देते हैं? नहीं, ये सारा जहर गांधी परिवार से नीचे आता है, महासचिव तक जाता है, प्रवक्ताओं तक जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, 100 गाली हमें देते हो, देते रहो, जनता ने सबक सिखाया है, लेकिन जनता को बख्श दो। जनता जनार्दन है, कभी जिताएगी कभी हरवाएगी, लेकिन जनता को गाली देना कतई उचित नहीं। आलोक जी, 2024 में जीतना है या हारने की सोच रही है पार्टी? वरना वोटर को तो लोग भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इधर देखिए सर, सामने देखिए आलोक जी, वोटर को तो भगवान कहते हैं ना नेता। मुझे लगता है वरना वोटर को ही कि बीजेपी का वोटर है तो वो राक्षस है, ऐसा कौन बोलेगा सर पब्लिकली? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, किस किस ने क्या क्या कहा वो आपने स्वयं ही मेरी तरफ से कह दिया कि किसने खूनी पंजा कहा, किसने वायरस कहा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, रामजादे और दूसरे वर्ग को हरामजादे कहना, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आज जो रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है उसके कुछ शब्दों से हो सकता आप भी सहमत ना हो, मैं भी सहमत ना हो, मेरी पार्टी भी सहमत ना हो, लेकिन जो भावना थी उनकी, जो हरियाणा में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो माहौल रहा है, जिस प्रवृत्ति का माहौल और जिस प्रवृत्ति का शासन रहा है, उस शासन के प्रति जिस तरह से वहां की सरकार का रवैया रहा है, उसको अगर आप इंकित करें तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति वैसे ही दिखाती है। आप मुझे केवल एक बात बताइए कि 3.5 लाख बच्चे 4 साल तक सड़कों पर भटकते रहे और उसके बाद कह दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई भी हैं, एग्जाम भी नहीं देंगे। तो इस प्रवृत्ति को क्या हम कोई किसी तरह की कोई भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे? शासन का तो काम होता है कि आप जनता को साथ लेकर चलें। मैं फिर कहूंगा, कुछ शब्दों से मुझे भी आपत्ति हो सकती है, आपको भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी ये कहे कि सर फोड़ के आना किसानों का, तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, ये किसको क्या हम भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? जो नूह में हुआ और नूह में बाद में फिर बीजेपी के तमाम लोगों ने ही जिस तरह से वक्तव्य दिए, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये किसने करवाया है कांड। दूसरी तरफ इस सरकार कभी क्या जनता को डराती है? डराता तो राक्षस ही है ना। शोर मचाएगा, अपने डर दिखाएगा, अपने नाखून दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा, तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दिखा के जिस तरह से 9 वर्षों से शासन किया गया, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे?
एक राक्षस होता है दूसरों को मार के पूछ रहे थे आलोक जी, उपहास करता है, ठहाके लगाता है। वोटर पे खाली पूछ रहे हैं कि वोटर को, नेता वाला तो बहुत हो गई, बहस पुरानी भी हो गई। मैं पूरा उत्तर दूंगा। वोटर पे बताइए कि वोटर को कैसे राक्षस? अंजना जी मैं पूरा उत्तर दूंगा। आप पूरा ही बोल रहे हैं सर, अब रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कहा कि कुछ शब्दों से 3 मिनट बोले। अंजना जी मैंने कहा कि कुछ शब्दों से हो सकता है कि आपको भी सहमति हो, मेरी भी असहमति हो, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि मणिपुर पर जो हो रहा है और उसके बाद संसद में जिस तरह से हा हुल्ला और ठहास किया गया, ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ और उसके बाद एक बयान नहीं आया तो कौन सी प्रवृत्ति? हाथरस में लड़की को, बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर जिस तरह से जलाया गया, ये कौन सी प्रवृत्ति थी? बिल्किस बानो के लोगों को माला पहनाना कौन सी प्रवृत्ति है? हिंसा और अन्याय कौन करता है? हिंसा और अन्याय अगर देश के अंदर हो रहा है तो इस प्रवृत्ति को हम सुरी प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? तलवार लेकर, लाठी लेकर और राम जन्म के स्थान मैं समझ गई आलोक जी, आप रणदीप सुरजेवाला, आप नहीं, आप एक पार्टी के तौर पर आलोक जी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको गलत नहीं ठहराना चाहते हैं और आप इधर उधर की बात खाली कर रहे हैं। ये क्या तरीका है सर? अब जनता को ये बोलना आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास गौरव जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब राजनेता को तो एक दूसरे को बोलते ही थे, अब तो वो बहस पुरानी हो चुकी। नहीं सर, आपने बोल लिया, अपने हिस्से का बोल लिया सर, रिपीट कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जनता मतलब बीजेपी को वोट दे दिया तो राक्षस, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? हमने देखा है कि तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं सबके खिलाफ इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं। जो हाँ में हाँ ना मिलाए वो राक्षसी है, वो फला है, वो चिला है, और अब ये जनता पे पहुंच रहा है। ये कितना घातक हो सकता है? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सब कुछ बदलता रहता है, सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री जी बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन 2 चीजें नहीं बदलती हैं, देश नहीं बदलता है और जनता नहीं बदलती है। ये वही जनता है जिसने कभी कांग्रेस का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है जो बीजेपी का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है, ये वही जनता है जो कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है। इसीलिए जनता को लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया है। भगवान का अगर कोई दूसरा स्वरूप है लोकतंत्र में, जनतंत्र में, तो वो जनता है, इसीलिए जनता को कहा गया जनार्दन। तो हमारे लिए तो आदरणीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, जनता पूजनीय है, आराधनीय है। तो जनता का जब चुनाव होता है और फैसला आता है तो उसे क्या कहा जाता है? जनादेश। और उस जनादेश का सम्मान हमने हमेशा किया है। जब हमें वोट नहीं मिला तब भी हम सम्मान करते हैं, जब वोट मिलता है तब भी सम्मान करते हैं। जनता हमारे को समर्थन देती है तब भी उसको हम कहते हैं सर आंखों पे, और नहीं देती है तब भी कहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा। अब जहां तक रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही काबिल नेता हैं, विद्वान नेता हैं, और जो बोलते हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बड़ा संभल के बोलते हैं, लेकिन यहाँ उनसे चूक हुई है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय आलोक जी हैं, तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उनके बयान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका बयान समर्थन के लायक नहीं है। चूक तो हुई है, लेकिन विरोध कैसे करें? वो इतने बड़े नेता हैं, जो उनका विरोध कर देगा इस बयान का, डरते हैं सर? उसका पत्ता कट जाएगा। पत्ता कट जाता है? बिल्कुल कट जाएगा। कटता है? नहीं, ये हर एक राजनीतिक पार्टी में है। कोई उदाहरण तो बताइए किसका पत्ता कट गया? बीजेपी के से बैर लेने वो पे। पार्टी के भीतर की बातें हैं। अब भले ही मैं आज एक एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कांग्रेस का एक समर्थक भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, कांग्रेस का सिपाही भी हूँ, कांग्रेस के साथ भी हूँ। तो इसलिए अंजना जी आलोक जी, आप भी डरते हैं क्या रणदीप सुरजेवाला? अंजना जी, आप मेरे गले में फंदा मत डलवाइएगा, परंतु ये बात पक्की है कि उनको, अगर मैं 10 सेकंड ले लूं अंजना जी, अगर रणदीप सुरजेवाला जी ये कहते कि भाई ये बीजेपी एक राक्षसी पार्टी हो गई, तब भी सहमति होती, लेकिन जनता को राक्षस बता देना, मुझे लगता है कि चूक हुई है और रणदीप सुरजेवाला जी से अनजाने में ये चूक हुई है। हो सकता है उसको वो खुद रियलाइज करें। तुरंत आ रही हूं, बस एक लाइन मुझे आलोक जी से पूछ लीजिए। क्या आलोक जी आप सब खुलकर सुरजेवाला जी को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया, उनसे बैर लेना, उनसे नाराजगी मोल लेना भारी पड़ता है? बहुत करीब है 10 जनपद के राहुल जी के। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। मैं कभी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता हूं।
बाटला हाउस पे सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सवाल उठाए थे एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है आज भी मैंने 2 बार 3 बार एक चीज रिपीट की कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनसे ना मैं सहमत हो सकता हूं ना आप सहमत हो सकते हैं, और आलोक शर्मा ने कभी डरना तो सीखा ही नहीं। जो बात सही है वो सही है। गौरव भाटिया जी, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। राक्षस प्रवृत्ति है जो, हाँ, गौरव जी वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति की बात हो रही है, भावार्थ पर जाइए, शब्दार्थ पर मत जाइए। गौरव जी, इसके बाद में चौटाला साहब और जासमिन शाह आपके पास फौरन आ रही। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये भी सच है कि सुरजेवाला जी ने अभी तक अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी, और सच ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कोई कार्रवाई रणदीप सुरजेवाला जी पे नहीं करी। इसीलिए माना जाएगा कि गांधी परिवार के इशारे पे खड़गे जी मौन है और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये वक्तव्य दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों को अगर आप ध्यान से सुनती, उन्होंने बहुत हल्की बात यहां पे करी। उन्होंने कहा शायद पार्टी भी इससे सहमत ना हो। अंजना जी, जो प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी की बात रखता है। कई नेता होते हैं, हो सकता है कि उनके पास पद बड़ा हो, लेकिन जब प्रवक्ता बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो पार्टी की राय है, जो पार्टी की अपनी सोच है, वो जनता के बीच में रखे। जब आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बार बार ये सवाल पूछा गया कि जनता को राक्षस बुलाना कितना उचित है, उनको गाली देना कितना उचित है, उन्होंने कहा शायद सहमत ना हूं मैं और शायद पार्टी भी सहमत ना हूं। यही कंफ्यूजन जो है, यही पर्याय है आज कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात, आप बताइए 23 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2019 के चुनाव में। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आप 23 करोड़ की जनता को राक्षस बता रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं, और इसीलिए 2024 में ये सिंगल डिजिट पार्टी बन जाएगी। 10 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पाएंगे। और आचार्य जी ने बात करी है, उन्होंने कहा बड़े नेता हैं रणदीप जी, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है आचार्य जी, और हरकत जो उन्होंने करी है वो तो बहुत छोटी हरकत करी है। और खड़गे जी उतने ही गुनाहगार हैं जितने गुनाहगार रणदीप सुरजेवाला है, क्योंकि अध्यक्ष अगर मौन कर लेता है तो ये माना जाएगा कि ये मौन स्वीकृति है कि रणदीप सुरजेवाला जनता को गाली दे और उसके बाद उन पे कोई कार्रवाई ना हो और ठीकरा फोड़ा जाए जनता पे। और लोकतंत्र ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही लड़ाई है इंडिया वर्सेस घमंडिया। छोटा सा इस पर जवाब उसके बाद। देखिए, गौरव जी के जो हमले हैं वो होने स्वाभाविक हैं, क्योंकि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बयान से मिल गया है और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये बयान है, इसको ऐसा कह देना ये भी ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का बयान ना होकर के रणदीप सुरजेवाला जी का निजी बयान है। वो किस भावावेश में कह गए, किस आवेश में कह गए, इस पे उनको रियलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इस बयान से कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान हो रहा है और बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। अब कांग्रेस पार्टी के जितने तमाम नेता हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। नहीं देना चाह रहे, जनता का सवाल है। ठीक है, आलोक जी चूंकि आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ एक बार जासमिन शाह और दिग्विजय जी से कमेंट में ले लूं, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। जासमिन शाह साहब, आज दिलचस्प होगा क्योंकि संजय जी तो बहुत आसानी से निकल गए, उन्होंने कहा कि मैंने बयान ही नहीं सुना है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने आपको अपनी रिपोर्ट दिखा दी है। जनता को राक्षस कहना, अगर वो बीजेपी को वोट दे देती है, सहमत है आप भी इस बयान से? क्योंकि आप लोग सब अब गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस और आप। अंजना जी, पहले मैं ये कह दूं कि भाजपा को लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सुनना मेरे लिए एक हंसी जैसा लग रहा है। ये जनता को जनार्दन आज गला फाड़ फाड़ कर कह रहे कि जनता जनार्दन है, लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में इन्होंने दिल्ली की जितनी भी जनता थी उनके वोट को शून्य पे ले जाके खड़ा कर दिया। कह दिया कि आप जिसको भी वोट करो, हम उस चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लगातार 5 चुनावों में दिल्ली की जनता ने भाजपा को हराया है। तो भले ही आज जनता को जनार्दन के, एक्चुअली ये खुद समझते हैं कि जनता राक्षस है अगर वो हमें ना वोट करे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की ये हमें प्रवृत्ति समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अंजना जी कि सार्वजनिक मंच पे जो पब्लिक लीडर्स होते हैं उनको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता आपको देखती है और आपके स्वभाव को समझती भी है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि ये जो एक निम्न स्तर हमारी राजनीति में होते जो हम देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड जो देख रहे हैं, इसको शुरुआत करने वाली भी भाजपा थी। और भाजपा का कोई ऐरा गहरा नहीं, भाजपा के सबसे बड़े जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी का जिक्र तो आप सबने कर ही दिया कि 2009 से जर्सी काऊ से लेके कितनी सारी आपत्तिजनक चीजें, 2021 में उन्होंने दीदी और दीदी कह दिया बंगाल में जाके। लेकिन मैं केवल इनके बाकी मंत्रियों की बात करूं तो अनुराग ठाकुर जी ने 2020 के चुनाव में दिल्ली की सड़कों में क्या नारा दिया था? गोली मारो का नारा दिया था अनुराग ठाकुर ने, जिसका भी बाइट आपने अभी चलाया था। अमित शाह जी ने फिलहाल ही क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सुपारी जैसी पार्टी, ये तो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं अंजना जी, कि एक पार्टी जो इस देश की 2 राज्यों में सरकारी चला रही है, ये भाषा सुनिए अमित शाह जी क्या कहते हैं उसे, सुपारी जैसी पार्टी। ये घमंड, ये भाषा का अगर आप स्तर संसद के अंदर अगर आपका ये स्तर है तो आप एक हिसाब से आप सबको कह रहे हैं, सब पार्टियों की जो मन में आए आप बोलिए, इसका कोई विरोध नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से भाजपा को तो आज केवल शांत रह जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि किसी भी पार्टी को ऐसा हक नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन ये जो आप रूई से मुलायम हुए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, वो भी एक दिलचस्प मोड़ है राजनीति का। आप दुष्यंत जी से कमेंट लेती हूँ, फिर आपके पास मैं मुलायम नहीं हो रहा हूँ अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि आपत्तिजनक है, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर कोई वोटर को बीजेपी समझा नहीं मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बरस पड़ते किसी भी लीडर को नहीं कहना चाहिए। लेकिन खास करके इस देश के जो सबसे बड़े नेता हैं, जी जी, उनको तो दिखा देना चाहिए कि उनकी भाषा पे क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल नहीं है। अगर आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता तो आपके पास क्या अधिकार रह जाता है कि किसी भी भाषा पे टिप्पणी करने का? मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दिग्विजय चौटाला हमारे साथ आए हुए हैं जेजेपी के। चौटाला साहब, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपकी सरकार हरियाणा में चल रही है, तमाम मुद्दे हैं ना जिनकी वजह से ये जन आक्रोश रैली हो रही है, युवाओं की नौकरियों को लेकर हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर हो रही है। अभी भी जब हम बुलेटिन कर रहे हैं तो फिर कीमतों के भाव में जो उछाल है वो तमाम डेटा सामने आ रहा है। सवाल ये है कि एक सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए ही तो विपक्ष इतना हमलावर हो रहा है ना आप पर। दिग्विजय मैडम, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम अंग्रेजी की कहावत है और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सब जानते हैं इस कहावत को। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की धर्मपत्नी है, उनके सगे मामा हैं चौधरी बलराम जाखड़ जी के बेटे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ जी। बहुत आदरणीय नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। तो यानी सबसे पहले तो राक्षस अपने घर में ही कह रहे हैं। आदरणीय हुड्डा जी जो हैं वो उनकी समधन है लक्ष्मी बहादुर जी पंजाब से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। और एक और बड़ी हास्यास्पद बात, जहां पर ये स्टेज पर भाषण दे रहे हैं और आप विजुअल चला रही थी, एक नेता बैठी है किरण चौधरी। वो किरण चौधरी ने भी अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की वोट में डाला था। तो ये तो अपने आसपास के लोगों को राक्षस कह रहे हैं। पर है तो कांग्रेस में ही ना भाई। आप वोट तो डाला था बीजेपी को, वोट डालने वाले को ही तो कह रहे हैं, वोटर को ही तो कह रहे हैं। यानी इससे ज्यादा शैलो राजनीति का स्तर नहीं हो सकता। कमजोर नफ्स पे आपने हाथ रख दी है, आचार्य जी हंसे जा रहे हैं। श्राप देने की बात कर रहे हैं। श्राप तो जींद की जनता ने दिया था इनको। बाई इलेक्शन में मेरे सामने चुनाव लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हुई थी सुरजेवाला जी की। कैथल से चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे थे। ये कोई चुनाव नहीं जीते, ये तो राहुल गांधी की दया से राजस्थान से जीत करके हैं। आप इनको बड़ा नेता ना कहिए, ये रिजेक्टेड हरियाणा के नेता हैं। इनकी शब्दावली, जनता जिसको देवता का रूप मानते हैं, जनता जिसको भगवान का रूप मानते हैं, जनता के हर आदेश को आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहिए। वहां ये राक्षस की वो टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस जो ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, किस कल्चर में राजनीति सीखे हैं। मुझे लगता है ये अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं। इनका पिताजी का क्या स्वभाव था वो भी सारे देश ने और दुनिया ने देखा। चलिए, अब तो सीधा चोट सीधी हो गई आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही इस बात का भी कि क्या आप लोग लोकतंत्र, संविधान, उसकी परिभाषा रोज टीवी पे बैठकर सिखाते हैं, समझाते हैं। अब उस लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब कुछ शामिल कर दिया जाए कि एक ही पार्टी को वोट दो, यानी कांग्रेस पार्टी को। अगर बीजेपी को दिया तो जनता राक्षस हो जाएगी। जिस परामर्श को, जिस विमर्श को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझिए।
हमने देखा है कि बंगाल में क्या हाल होता है, आपसी वैमनस्य में पार्टियों के बीच, उनके समर्थकों के बीच, उनके वोटर्स के बीच में इस तरह के नैरेटिव को जड़ देना बहुत खतरनाक हो सकता है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के हेट स्पीचेस 600% के करीब बढ़ी हैं मोदी जी के आने के बाद, एडीआर की रिपोर्ट कहती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सू मोटो कॉग्निजेंस लीजिए आप, और इस तरह के जो लोग भाषण देते हैं हेट स्पीच वाले, उनको उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 2014 के बाद ये पूरा नैरेटिव मोदी जी की सरकार ने बनाया है, आज मैं फिर कहूंगा कि कुछ शब्दों से मैं कहीं पर असहमत हो सकता हूं, मेरी पार्टी भी असहमत हो सकती है, लेकिन मूल भावना पर अगर जाएं तो क्या किसी एक वर्ग को रामजादे और हरामजादे कहना ठीक था? कल ही हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। माननीय राहुल गांधी जी तो स्वयं सिखाते हैं कि भाई जो गोली मारने वाले लोग हैं उनसे डरो मत, हम डरते नहीं हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करें, ये बहुत अच्छा नैरेटिव है। मैं फिर कहूंगा कि किस तरह से 3 बड़े बड़े दंगे हुए हैं इनकी सरकार में, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनने के बाद वो जाट आंदोलन को भूल गए, हजारों बच्चे आज भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो क्या ये राक्षस प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है कि आप समाज को लड़ाएं और फिर उनके युवाओं को जेल में डाल दें? इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? जो किसान एमएसपी के लिए धरना दे उस पर लाठीचार्ज करें, जो महिला मुख्यमंत्री से कोई अपना आवेदन लेकर पहुंच जाए उस पर अभद्र टिप्पणी की जाए। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की सरकार 9 वर्षों में चली है उसका एक कंप्लीट नैरेटिव था कि किस तरह से वहां पर कुशासन चल रहा है और वो राक्षस प्रवृत्ति से उसकी तुलना की गई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो कमजोर लोग होते हैं वो शब्दों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि कुछ शब्दों से मैं भी असहमत हो सकता हूं, आप भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो मूल भावना, मूल प्रवृत्ति है कि जिस तरह से शासन चल रहा है उसमें कहीं पर कोई असहमत नहीं है। और मूल भावना को ही देखते हुए गौरव जी, लंबा चौड़ा अगर आप भी खोल ले तो ट्वीट है उसके बाद से, इस बयान और बयान पर मचे बवाल के बाद रणदीप सुरजेवाला का, जिसमें वो कविता से शुरुआत करते हैं और आगे कहते हैं कि ये सरकार राक्षसी प्रवृत्ति की है, इसलिए हमने ये शब्द बोला है। और प्रधानमंत्री जी के लिए असुर बोला है वो ठीक है, और माफी मांगी है लग रहा है रणदीप जी ने उस ट्वीट में। मैंने देखा है, मेरे को तो कहीं माफी दिखाई नहीं दी। और आज तो खड़गे जी भी एक शब्द नहीं बोले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी भी चुप है। मैं एक बात कहूंगा, अभी मैं आम आदमी पार्टी अराजक अपराध पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा नेताओं को सार्वजनिक मंच पर बड़ी जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। अच्छा, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हें जनता चुनती है उनको अरविंद केजरीवाल कायर और साइकोपैथ बुलाते हैं। अंजना जी, कितना उचित है? खुद एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और इतने डरपोक हैं अरविंद केजरीवाल। आप जानती हैं कि अगर संसद में कोई चर्चा हो या विधानसभा के पटल पर चर्चा हो तो संविधान में इम्यूनिटी है। तो विधानसभा का सत्र बुला के प्रधानमंत्री जी को बुला रहे थे चौथी पास राजा और गाली दे रहे थे वहां पे, क्योंकि उनको पता था कि विधानसभा के पटल पर ये किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं अराजक अपराध पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये घमंडिया है। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी बुलाते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बुलाते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा शब्दों के पीछे मत छुपो, जो चर्चा होनी चाहिए वो सार्थक और एक भाव पे होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। अगर जनता भाजपा को वोट देती है, आशीर्वाद देती है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति की है। अगर कांग्रेस को जिताती है तो देव तुल्य है। अगर हमारी सेना के बारे में बात करते हैं, इनके समय में तो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, और क्योंकि उन्होंने शौर्य दिखाया और साख बड़ी देश की तो कहा कि सेना पिट गई है। और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है क्योंकि सत्ता में आज कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आपको इतनी नफरत भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक ढांचे से क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि आप सत्ता में पहुंच के और गांधी परिवार की सेवा करना चाहते हैं।
जबकि भाजपा वो पार्टी है जो कहती है राजनीति एक माध्यम है देश को आगे बढ़ाने का और जनता की सेवा करने का। और अंत करूंगा एक बात कह के, राहुल गांधी के लिए मसूद अजहर जी हैं, उन दिग्विजय सिंह के लिए जाकिर नायक मोहब्बत के मसीहा हैं, लेकिन जो लोग, जो नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके भाजपा के लिए वोट करते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। अब जनता ही इनको बताएगी कि इनके इस वक्तव्य पे किस तरह से इनकी जो बची कुची इज्जत और हैसियत है वो भी खत्म करें। ठीक है, एक बार जासमीन शाह बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो बोल ले, फिर फौरन आ रही हूँ आलोक जी। हाँ जासमीन शाह बोलिए। गौरव भाटिया जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, इसलिए मैं इंटरवेंशन चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई और वो भी केवल विधानसभा से। गलत बोला, रामलीला मैदान में 1.5 लाख लोगों के सामने भी वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। और क्या कहा कि एक बार एक देश में चौथी पास राजा आया और पूरा देश बर्बाद हो गया। और जैसे ये कहा सारे भाजपा वाले उछलने लगे। अंजना जी नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जैसे बात आती है कि देश में एक अनपढ़ चौथी पास राजा आया तो भाजपा वाले खुद समझ जाते हैं कि मोदी जी की बात हो रही है। तो इतना आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि केवल देश में एक ही चौथी पास राजा है और वो भी हमारी पार्टी में? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने कहा कायर है, साइकोपैथ है, वो नहीं सुना। अभी मर्यादा की बात समझा रहे थे, अब बयान तो आप जब देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी बताते हो गौरव भाटिया जी, तो वो ठीक है, तब आपकी शब्दावली ठीक हो जाती है। नहीं तो ये दोगलापन एटलीस्ट आज तक में नेशनल शो में करना बंद कीजिए। जब आप देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी बताते हैं तो तब ठीक हो जाते हैं, तब सारी चीजें ठीक हो जाती है। और आज जनता जनार्दन हो गई है, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? देश की जनता देख रही है आपका दोगलापन। एक जगह पे आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के सारे अधिकार ले लेते हो, वोटर्स को अपमानित करते हो, दिल्ली के वोटर को। और कहीं और की बात होती है तो वोटर जनता जनार्दन हो गई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आलोक, ये दोगलापन आपका कब जाएगा? आलोक जी, संविधान पढ़िए, देश में अदालतें खराब। ठीक है, एक सेकंड संसद में आस्था नहीं है क्या? इसके बाद आ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है अरविंद केजरीवाल की। आलोक जी, देश की अदालतों पर प्रश्न, ईवीएम जहां जहां पर आप जीते वहां पर एकदम चुप, और जैसे कोई दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी जीते उसके बाद से उस पर हो हल्ला। यहां तक तो फिर भी चर्चा चलती थी, अब जनता को भी आप कह देंगे, कोसने लगेंगे, राक्षसी कह देंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये गलत है और आपको असहमति से आगे बढ़कर इस बयान को वापस लेना चाहिए। जनता के सामने, बीजेपी को छोड़िए, जनता से लेकिन माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं हर सवाल का जो आपने सवाल पूछे मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहली चीज, 2018 में हम 3 राज्यों में जीते। माननीय राहुल गांधी जी से मीडिया के साथियों ने सवाल पूछा कि क्या ईवीएम ठीक है। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव की हार और जीत से यह तय नहीं हो सकता कि ईवीएम हर बार ठीक है या हर बार गलत है, लेकिन जब ईवीएम में पेगासस की बात हो और जब लालकृष्ण आडवाणी इस तरह की बात करें और जब इनके स्वयं के आज के राज्यसभा के सांसद पूरा डेमो दें, तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज पर सवाल उठे हैं तो इलेक्शन कमीशन का पूरा अधिकार है कि वो उसको दूर करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी ये कहे कि आप इसको छुएंगे नहीं, तो उसके बाद फिर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात आपने जुडिशरी की। माननीय राहुल गांधी जी के अभी केस में सूरत की अदालत में क्या हुआ और हाई कोर्ट में क्या हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोर्ट्स में किस तरह से प्रभाव करती है सरकार, किस तरह से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करती है। बात आती है कि जनता को आगे बढ़ाने की बात अभी गौरव जी कर रहे हैं। मणिपुर में भी शायद ये लोग जनता को आगे ही बढ़ा रहे हैं। जनता का खोट बताइए कैसे इन्होंने हाईजैक कर लिया है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, एक मिनट, उसमें भी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं मैं। भारत माता की हत्या की बात, क्या मणिपुर भारत माता में नहीं? क्या भारत माता का हिस्सा नहीं है मणिपुर? मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, क्या वो मणिपुर में भारत माता की हत्या नहीं हो रही है? क्या वहां की बहन बेटियां भारत माता नहीं है? लेकिन बार बार ये लोग अगर इस सवाल को उठाएंगे तो स्वयं अपने आप को प्रतिबंधित करेंगे, एक्सपोज करेंगे। अब बात आती है किसने किसको क्या कहा। सर, जनता का क्या? मोदी साहब, आ रहा हूं मैं अंतिम आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आसाराम बापू को देव तुल्य कह रहे हैं मोदी जी। अब जरा बताएंगे, जाकिर जी के नाम के आगे जी लग गया, उसके नाम के आगे श्री लग गया। अरे भाई, इन चीजों को छोड़ो,
मैं केवल ये समझता हूँ Defending the आसाराम बापू indefensible कहा जाता मोदी है जी के अंग्रेजी देव तुल्य में। हैं। आज आपको वही फिर करने मैं के लिए कहूंगा भेजा एक गया बार, फिर मैं कहूंगा, जनता पर आई नहीं रह फिर मैं कहूंगा कि कुछ शब्दों से मेरी पार्टी और मैं असहमति हो सकती है। मैं आ रहा हूं जनता पर ही आ रहा हूं कि कुछ शब्दों से मैं और मेरी पार्टी असहमति हो सकती है और मैं स्वयं असहमत हूं। जल्दी से मैं स्वयं असहमत हूं। अंजना जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुरजेवाला जी के बयान का कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है। ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने बिल्कुल पल्ला झाड़ा है। दूसरी बात यह है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, जो खासतौर से आज गौरव भाटिया जी बहुत बोल रहे हैं, इनको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने भी, इनके नेता हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी कई बार एक बार चुनाव में कहा कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाए। इस तरह के बयान इनके नेताओं ने भी दिए हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीतिक दलों पर सख्त टिप्पणियां करें, राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर सख्त टिप्पणियां करें, लेकिन देश की जनता को माफ कर दें। और सुरजेवाला जी ने जिस भी भावना से ये बात कही है, लेकिन देश की जनता को थोड़ी ठेस लगी है और आहत हुए हैं देश की जनता। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात में इतना विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि ईवीएम में पेगासस आ गया है। ये भूल गए कि ईवीएम का मामला भी और पेगासस का मामला दोनों सर्वोच्च न्यायालय गए। वायरस ईवीएम में नहीं आता है, वायरस राहुल गांधी के दिमाग में और कांग्रेस पार्टी के अंदर आता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी आप जो कह रहे थे नॉन बीजेपी वोटर्स भी हैं, वो देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा अंजना जी, अगर कोई व्यक्ति नागरिक है और अपने मत का प्रयोग करता है और वो भाजपा के लिए वोट नहीं करता है, वो तब भी हमारे लिए देवतुल्य है। ठीक है, चलिए आपकी इसी बात के साथ अंत करते हैं इस बहस का। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वोटर को भी डर संभल कर रहना पड़ेगा क्या, क्योंकि अब राजनेता एक दूसरे पर हमला करते करते वोटर तक आ गए हैं। देखते रहिए आज तक।